चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन देश की नजरें इन 5 राज्यों के चुनाव पर हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से इन चुनावों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश का 29वां और सबसे नया राज्य तेलंगाना, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। कांग्रेस जहां अपनी जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर राव दूसरी बार सत्ता में वापसी की बात कर रहे हैं। मुकाबले में एआईएमआईएम और बीजेपी भी है। सभी पार्टियों की जीत के लिए अपनी पूरी ताकत मैदान में झोंक रखी है। मगर इन सब के बीच तेलंगाना चुनाव पर जी न्यूज और मैट्राइज आपके लिए ओपिनियन पोल लेकर आया है। तेलंगाना की जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है, कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी पार्टियां हैं और कौन से वो नेता हैं जिनको दमदार माना जा रहा है। इन सब सवालों के बीच आपको ओपिनियन पोल मिलेगा। बताएंगे आपको कि आखिर तेलंगाना की जनता के मन में क्या है। तेलंगाना चुनाव के लिए ओपिनियन पोल के नतीजे हम आपको बताएं, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये ओपिनियन पोल आखिर हुआ कैसे। तेलंगाना चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जी न्यूज और मैट्राइज ने किया है। और तेलंगाना में सीएम पद की पहली पसंद कौन है? क्या जनता एक बार फिर केसीआर को मौका देगी? क्या तीसरी बार सीएम बनेंगे केसीआर? थोड़ी ही देर में जी न्यूज पर देखिए ये तमाम चीजें। लेकिन तेलंगाना के ओपिनियन पोल में हमने ये ओपिनियन पोल कब से कब तक किया, तो उसके आंकड़े भी आपको बता रहे हैं। 19 अक्टूबर 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 के बीच में ये सैंपलिंग की गई। और ये सर्वे का तरीका रैंडम सैंपल कलेक्शन के जरिए किया गया। और इसके अंदर जो मार्जिन ऑफ एरर है वो करीब 3% का है। और ये जो तमाम आंकड़े हैं वो आपको बताए हमने कि किस तरीके से ये ओपिनियन पोल हमने किया, कितना वक्त इसमें दिया, सैंपल साइज क्या थी। और इस ओपिनियन पोल पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज सिंह, जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं और मेट्राइज जो हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर दासेजु श्रवण, जो कि बीआरएस के नेता हैं। साथ ही ए दयाकर कांग्रेस के नेता हैं। श्वेता शालिनी प्रवक्ता हैं बीजेपी की। और साथ ही जी श्रीदत्तन, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तमाम खास मेहमानों का बहुत स्वागत है आपका। और आप सब मेहमानों का हम रुख करें उससे पहले जरा महत्वपूर्ण बात के लिए बता देते हैं कि आखिर जो ओपिनियन पोल का पहला सवाल था, वो सवाल ये था कि आखिर तेलंगाना के अंदर अब तक चल रही बीआरएस की सरकार का कामकाज कैसा रहा। तो बड़ा सवाल आपको बता रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि नई जो भी पार्टी मतदाताओं के सामने पहुंच रही है, तो वर्तमान राज्य सरकार का कामकाज कैसा रहा। बहुत बेहतर कहने वालों की संख्या करीब 30% रही इस सैंपल के सर्वे के अंदर, जिसके अंदर 35,000 से ज्यादा लोगों का सैंपल सर्वेक्षण किया गया था। और इसके अंदर 32% लोगों ने इसे संतोषजनक माना है। यानी बहुत अच्छा और संतोषजनक कहने वालों का अगर सम्मिलित आंकड़ा देखा जाए तो 60% से पार होता है। लेकिन करीब 24% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सरकार के कामकाज को बेहद खराब माना। और खराब मानने वालों के अलावा अपना मत न जताने वालों की संख्या करीब 14% थी। यानी वर्तमान सरकार के कामकाज के ऊपर अपना मत न जताने वालों की संख्या 14% थी। तो ये देखिए, ये चारों आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर हैं। बहुत अच्छा मानने वालों की संख्या करीब 30% है। इसके अलावा संतोषजनक मानने वालों की संख्या 32% है। बेहद खराब मानने वालों की संख्या 24% है। और 14% माना है कि उन लोगों ने जिन्होंने फिलहाल अपनी राय नहीं दी है, यानी 14% लोग अपनी राय बताने से बचे हैं। मैं रुक करना चाहूंगा सबसे पहले मनोज जी आपका, क्योंकि ये सर्वेक्षण आपके तत्वावधान में कहा जाए हुआ, आप इसको अच्छी तरीके से इन आंकड़ों को समझते हैं। ये आंकड़े दरअसल ये जो सैंपल साइज थी, क्योंकि जो तमाम दर्शक हैं और वो जो हमारे विश्लेषक हैं वो उनका भी रुक जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। ये जो सैंपलिंग की थी आपने और इसमें ये जो आंकड़ा आया ये कैसे आया? देखिए, हम लोग एक सिस्टम होता है ओपिनियन पोल का, कुछ क्वेश्चनायर बनाया जाए और उस पर ये परखने की कोशिश की जाती है कि जो वर्तमान सरकार है या जो विपक्ष के नेता हैं या विपक्ष में जो लोग हैं उनके ऊपर पब्लिक का क्या ओपिनियन है। और उससे उसी तरह के क्वेश्चनायर को करते हुए हम लास्ट में ये बात को जानने की कोशिश करते हैं उन लोगों से कि आखिर किसकी सरकार बन सकती है, कितने प्रतिशत लोगों का मत है कि सरकार आएगी और कितने प्रतिशत लोगों का मत होता है कि नहीं आएगी। अब रहा ओपिनियन पोल का, तो हम लोग जो भी रैंडम करते हैं वो कैटी के थ्रू भी करते हैं और फील्ड से भी करते हैं। होता क्या है कि किसी रीजन में हमारा कैटी से जब ज़्यादा क्वेश्चनायर पे आंसर आ जाता है, यानी कैटी के कॉल ज़्यादा लग जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे फील्ड वर्क कम करते हैं और दूसरे तरफ हो जाते हैं। कोशिश ये होती है कि हम लोग सारे जेंडर को
सम्मिलित करें और उसके बराबर हिस्सा लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि महिलाएं जो हैं हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार कहिए या उनके नेचर के हिसाब से कहिए कोई जवाब देना कम पसंद करती हैं। तो इसलिए होता क्या है कि अधिकांशतः हमारे पुरुष से ये तो पूरी प्रक्रिया हुई मेथड की, लेकिन अब मसला लेते हैं मैंडेट का, क्योंकि इससे जो निकला है उस पर सबकी नजर है। और मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगा बीआरएस की प्रतिनिधि डॉक्टर श्रवण हमारे साथ हैं। डॉक्टर श्रवण, आपके हिसाब से अगर कहा जाए तो ये तो बड़ा उत्साहजनक है, क्योंकि जो पॉजिटिव साइड के अंदर मैंडेट आ रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो बताते हैं कि करीब 62% लोग जो हैं, 64% लोग जो हैं वो संतोषजनक या बहुत अच्छा मान रहे हैं सरकार के कामकाज को। सर, ये बहुत ग्राउंड में जो रियलिटी है वो रियलिटी को जो है सो आपका जो अभी सर्वे के आंकड़े मैंने पहली फर्स्ट फेज ऑफ द इंफॉर्मेशन आप जो प्रेजेंट किया उसमें देखे तो ग्राउंड रियलिटी को बहुत क्लोज है। केसीआर साहब का हुकूमत से बहुत सारे लोग यहाँ पर सहमत है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर इतनी सी डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो या बड़ी रकम से पेंशन्स हो या इरिगेशन हो, हर मुद्दे पर जो है सो बीआरएस के गवर्नमेंट अच्छा काम किए। केसीआर साहब मुख्यमंत्री के नाते बहुत अच्छा काम किए हैं, लोग खुश हैं, ये हमारी मानना है। हमारी जो सोच के आधार पर आपका जो ओपिनियन पोल भी वैसी चलिए जाहिर तौर पर इस पर बहुत ज्यादा आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि आंकड़े अपने आप आपके पक्ष में फिलहाल बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में दूसरा सवाल जो ओपिनियन पोल का था, वर्तमान मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा रहा? यानी जब लोगों से पूछा गया कि मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर का कामकाज कैसा है तो लोगों ने क्या कुछ कहा, उसके आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। मुख्यमंत्री केसीआर के कामकाज पे लोगों का जो मैंडेट है, लोगों का जो मत है वो निकला है बहुत बेहतर बताने वालों की संख्या 26% रही। इस सैंपल के अंदर, इस जी न्यूज के ओपिनियन पोल के अंदर जो आंकड़े आए उसके अंदर संतोषजनक जिन्होंने मुख्यमंत्री के कामकाज को माना तो ऐसे लोगों की संख्या करीब 31% की निकल कर आई। लेकिन बेहद खराब मानने वालों की संख्या भी 26% रही है। तो ये वो आंकड़े हैं जो इस ओपिनियन पोल के अंदर सामने आ रहे हैं। यानी 26% जनता ने माना कि मुख्यमंत्री का कामकाज बेहद खराब है और अपने मत को जताने से इनकार करने वालों की संख्या 17% की है। तो वो चारों आंकड़े आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा मानने वाले, संतोषजनक मानने वाले, बेहद खराब मानने वाले और इसके अलावा अपना मत न जताने वालों की जो संख्या है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो ये आंकड़े निकल कर आते हैं, ये आंकड़ों की तस्वीर निकल कर आ रही है। यानी करीब 57% लोग जो हैं वो संतोषजनक या बहुत बेहतर मान रहे हैं मुख्यमंत्री का कामकाज को। और इस कामकाज के ऊपर यानी सरकार कैसी चली और मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा रहा, ये सरकार के ऊपर जो रिफ्लेक्शन था उसके आंकड़े हमने आपको बताए। लेकिन हम रुक करना चाहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता ये दयाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दयाकर जी, आप चुनाव के मैदान से लेकर हर मंच पर इस समय जो है वो आलोचना कर रहे हैं मुख्यमंत्री की और साथ साथ जो तेलंगाना की सरकार की। स्वाभाविक रूप से आप विपक्ष में हैं इस समय और सरकार बनाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये तो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जनता का समर्थन अभी भी फिलहाल केसीआर और जो तेलंगाना की सरकार है उसके साथ नजर आ रहा है। जी, मुझे लगता है कि दयाकर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं रुक करना चाहूंगा श्वेता शालिनी का भी। श्वेता शालिनी जी, या बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं, बीजेपी इस समय वहां पर बीआरएस की सरकार जो है उसको सत्ता से उतारने के लिए कोशिश कर रही है, मैदान में आप भी जोर लगा रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात करें तो नतीजे कोई बहुत उत्साहवर्धक बीजेपी के लिए नहीं आए थे। लेकिन इन आंकड़ों को देखकर के आपको लगता है कि आपके लिए फिलहाल चुनौती देना मुश्किल नजर आ रहा है तेलंगाना की जमीन पर? क्यों उपाध्याय जी, हमें क्यों मुश्किल आना चाहिए चुनौती देना? 26% लोग केसीआर जी के काम से खुश नहीं है। आपका सर्वे ये बात कह रहा है बेहद खराब 26% लोगों ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री का कामकाज रहा है और बीजेपी ही सेकंड ऑल्टरनेटिव है तेलंगाना में। इसलिए हम चुनौती देने के लिए तैयार हैं। पूरी बीजेपी यहाँ उतरी हुई है और मुझे लगता है कि आप बहुत जल्द को आप नंबर्स में बदलते हुए देखेंगे। लास्ट 10 दिन की तैयारी है, रोजाना हर चैनल एक ना एक सर्वे लेके आ रहा है, लेकिन हम ग्राउंड पे उतर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है बदलाव का। और ये बदलाव की सरकार जो है, ये बदलाव का जो चेहरा है वो बीजेपी ही लेकर सामने आएगा।
मोदी जी के प्रति भी लोगों के मन में बहुत आदर है और इसीलिए आप देखेंगे कि बीजेपी सेकेंड ऑल्टरनेटिव बनकर तेलंगाना पे अवश्य इस बार सरकार बनाएगी। जी शालिनी जी, ऐसे में सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना, ठीक है आप उस 26% को लेकर मान रही हैं कि इस 26% के सहारे इस आंकड़े को और बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री केसीआर के चेहरे की बात की जाए तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं, मैं केवल आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं, तो क्या आप प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को केसीआर के चेहरे के खिलाफ वहां खड़ा करके उसके खिलाफ उस पर समर्थन लेने की कोशिश कर रही है? क्या यह रणनीति है बीजेपी की? नहीं, मैंने केवल मात्र उपाध्याय जी आपसे ये बात बोली कि जितने प्रिय मोदी जी हैं, चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन में हैं या रूरल पॉपुलेशन में हैं, आप देख सकते हैं जिस प्रकार की संख्या उमड़कर आती है तेलंगाना में केवल मात्र मोदी जी की सभा को लोग जाने के लिए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बेहद ज्यादा है। और जिस प्रकार का कार्य भी, चाहे छोटे से छोटी जगह में हो या बड़े से बड़े हैदराबाद में हो, जिस प्रकार का काम वारंगल जैसे शहर में हेरिटेज फंड के माध्यम से इतना काम किया है, वो स्टेट फंड से काम नहीं हुआ है। जिस प्रकार का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से तेलंगाना में दिया गया है, उस प्रकार का कार्य आज लोगों के सामने है। और आप देख रहे हैं कि बेहद असंतोष जो है वो केसीआर, केटीआर और बीआरएस। जाहिर तौर पर शालिनी जी आपकी कोशिश होगी कि तेलंगाना के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बन पाए, लेकिन देखिए ये तो मतदाता तय करेंगे कि किसकी सरकार और कैसी सरकार तेलंगाना के अंदर नजर आएगी। लेकिन जी श्रीरतन जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार और ये आंकड़े आपने भी देखे, तमाम जो नेता हैं उनकी टिप्पणियां भी आपने सुनी। तेलंगाना की अगर चुनावी पृष्ठभूमि की बात की जाए और चुनावी जमीन की अगर बात की जाए, फिलहाल वहां कौन सा फैक्टर आप काम करते हुए देख रहे हैं और किन मुद्दों के ऊपर इस समय तेलंगाना का चुनाव लड़ा जा रहा है? प्रणय जी, हम इसको जो है ना ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो एक पत्रकार के नाते मैं बता सकता हूं कि मनोज जी का जो आंकड़े हैं मेरे को सही दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए वो वहाँ पर आप सबसे तेलंगाना में सबसे बड़ा कद्देवर नेता कौन है? वो केसीआर है। आप देखिए कितने साल से वो पॉलिटिकल कैरियर में है और 70 ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जनता की पसंद कौन है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यही हमारा जो सबसे बड़ा सवाल भी है। और आप बने रहिए हमारे साथ में, जल्दी ही आपको बताएंगे कि दरअसल आंकड़ों का अंकगणित क्या कह रहा है, कितनी सीटें किसको मिलती हुई नजर आ रही हैं इस बड़े ओपिनियन पोल के अंदर जो जी न्यूज और मेट्राइज ने किया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री की पसंद आखिर कौन है, यह सवाल जब लोगों से पूछा गया तो क्या नतीजे सामने आए, लोगों ने क्या जवाब दिए, वो आपको बता देते हैं। तो देखिए आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो इस ओपिनियन पोल के अंदर लोगों की जो पसंद है वो अभी भी 36% लोग के चंद्रशेखर राव, मौजूदा चीफ मिनिस्टर, उनके पक्ष में जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और के रामा राव जो कि उनके बेटे हैं, उनके पक्ष में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर 9% लोगों ने अपना मत जताया है, यानी करीब 45%। और उसके अलावा 5% ये भी परिवार का ही वोट नजर आ रहा है, क्योंकि बीआरएस की के कविता को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जब लोगों के सामने सवाल रखा गया तो माना गया। लेकिन रेवंत रेड्डी ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के नेता हैं और इन्हें भी 18% लोगों ने अपनी पसंद मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बताया। और 6% लोगों का मानना है कि बीजेपी के नेता किशन रेड्डी, जो कि युवा मोर्चा से लेकर केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद तक के केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हैं। तो ये वो 4 चेहरे हैं जिनके ऊपर इस समय 5 चेहरे हैं, माफ कीजिएगा, इन 5 चेहरों के ऊपर इस समय लोगों की पसंद टिकती नजर आ रही है। जिन बड़े चेहरों की चर्चा की गई तो उसमें लोगों ने क्या कुछ कहा, तो देखिए के चंद्रशेखर राव मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके पक्ष में 36% लोगों ने अपना मत जताया है। इसके अलावा के रामा राव जो के चंद्रशेखर राव के बेटे भी हैं, उनके हक में 9% लोग मानते हैं कि उन्हें चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। के कविता जो कि के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, उनके पक्ष में 5% और रेवंत रेड्डी 18%, जी किशन रेड्डी 6%। एक बार फिर रुक करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी श्रीदत्तन जी, आप जिस तरीके से आंकड़ों को बता रहे थे, ये आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण और रोचक हो जाते हैं, लेकिन इन आंकड़ों में अगर देखें हम आप तो एक परिवार के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा, क्योंकि अगर ये 3 चेहरे अगर आप देखें, के चंद्रशेखर राव, के रामा राव और के कविता, ये तो एक ही परिवार है, 50% तक आंकड़ा पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी है। आप केसीआर ने जो बिल्ड किया है वो ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ तेलंगाना का आर्किटेक्ट है, जिन्होंने जो पूरा आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया था और बनाया भी था। तो इस हिसाब से देखेंगे तो, और अभी भी देखें उनका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस
बहुत पॉपुलर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो उस हिसाब से भी ये जो पॉपुलैरिटी है उनका स्कीम्स देख लीजिए, वो टारगेटिंग विमेन, चिल्ड्रन एंड अदर फार्मर्स, इस हिसाब से देखें तो सारा जो स्कीम्स है वो ही इज़ वेरी पॉपुलर दैट वे। एंड ऑल्सो ही हैज़ मैनेज टू ज़्यादातर उनका पॉलिटिकल जो अभी तक करप्शन चार्जेस है, पर अभी तक वो उनका इमेज मोटे तौर पे वो रखने में वो कामयाब रहा। बिल्कुल। तीसरी बार अगर चुनाव के मैदान के अंदर कोई पहुंच रहा और इतनी पॉपुलैरिटी उसकी हो तो जाहिर तौर पर सैंपल सर्वे के जो आंकड़े हैं हम उसकी बात कर रहे हैं केवल, हालांकि असली चुनाव, असली परीक्षा जो है वो ईवीएम के जरिए होती है और मतदान जब होता है तब उस पर नजर होती है। लेकिन मनोज जी, इन आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये आंकड़े बड़ी संख्या के वाले आंकड़े हैं, इसके अंदर आपने किस आधार पर इस सवाल को फ्रेम किया, किस तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया, जो आपकी सैंपल की प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ी, जरा उसको भी स्पष्ट करिए। देखिए, हमेशा क्या है कि रीजनल पार्टी का अभी आपने एक शब्द कहा कि परिवार के ही लोग हैं और उसी के इर्द गिर्द में कहीं पूरी तेलंगाना की राजनीति टिकी हुई है। एक बात प्रणव जी बता दें कि रीजनल पार्टियों का ये नहीं कि सिर्फ तेलंगाना के, भारत के किसी भी छोर में जाएंगे, रीजनल पार्टियों का जो पॉपुलैरिटी और ये रहता है एक परिवार के पास ही वो सीमित होता है, वो कहीं उससे बाहर नहीं जा। आप पर मनोज जी जरा ये भी स्पष्ट कीजिएगा, इससे पहले तक टीआरएस के नाम पे चुनाव लड़ा गया, अब नाम बदल गया, अब बीआरएस हो गया है। इस नाम बदलाव का क्या जनता के बीच में जब आप सवाल लेकर गए, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई ओपिनियन पोल की, तब इसमें कोई असर नहीं दिखा? देखिए, राज्य अलग होने के बाद और पार्टी का नाम परिवर्तन होने के बाद इतना समय जरूर मिला केसीआर को कि इन नामों को आम लोगों तक पहुंचा दें कि ये जो नाम जुड़ा हुआ है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ उनका जुड़ाव लेकर आना। जैसे अभी आप डिस्कशन में भी देख रहे थे कि उनकी पॉपुलैरिटी और है, जैसे अभी मैं बता दूं कि वर्तमान राज्य सरकार के कामकाज पसंद करने वाले तो ज्यादा और कम दोनों मिलाकर यदि देखें तो 64% है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पे आप आएंगे तो दोनों मिलाकर बेहतर और अनबेहतर 57% है। यानी कि कहीं न कहीं 7% वो वोटर थे जो सरकार के राज्य। चलिए मनोज जी, अब अगले सवाल का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि अगला सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से श्वेता शालिनी जी कह रही थी कि केंद्र सरकार ने जितना पैसा दिया वो तेलंगाना के अंदर इस्तेमाल में नहीं हुआ, और केंद्र सरकार को लेकर तेलंगाना की जनता क्या सोचती है, क्योंकि अब से कुछ महीने बाद केंद्र सरकार के भी चुनाव होने हैं, तो केंद्र सरकार का कामकाज कैसा रहा, इसको लेकर जब ओपिनियन पोल के सवाल तेलंगाना के लोगों से पूछे गए तो देखिए क्या आंकड़े सामने आए। केंद्र सरकार का कामकाज कैसा रहा, इस पर बेहद बेहतर या बहुत बेहतर कहने वालों की संख्या जो थी वो 23% थी। यानी 23% लोगों का मानना है तेलंगाना के कि केंद्र सरकार का कामकाज बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा संतोषजनक मानने वालों की संख्या 31% है। यानी अभी भी तेलंगाना के अंदर केंद्र सरकार के कामकाज के लिए पॉजिटिव मानने वालों की संख्या जो है वो 60% से ज्यादा है, लेकिन बेहद खराब मानने वालों की संख्या 37% है। और कोई मत नहीं ऐसा कहने वालों की या अपने मत को रिजर्व रखने वाले, न जताने वालों की संख्या 9% थी। तो यानी बहुत बेहतर के आंकड़े 23% हैं, संतोषजनक के आंकड़े 31% है, लेकिन बहुत खराब कहने वालों की संख्या 37% है। और ये महत्वपूर्ण आंकड़ा हो जाता है। और इसके अलावा अपना मत नहीं जिन लोगों ने जताया उनकी संख्या केवल 9% है। तो इन आंकड़ों पर अगर बात करें, श्वेता शालिनी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। तो देखिए, वहां आप कह रही थी कि मुख्यमंत्री या जो राज्य सरकार है उस पर 24% लोगों का मानना है कि उसका कामकाज खराब है, लेकिन यहां केंद्र सरकार पर 37% लोग कह रहे हैं कि कामकाज ठीक नहीं है, खराब है। नहीं, लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि 50% लोग ये कह रहे हैं कि या तो संतोषजनक है या बहुत अच्छा है। तो हम तो 50% जनता की बात कर रहे हैं। 50% जनता यदि हमारे साथ खड़ी है और कह रही है या तो संतोषजनक है या बहुत अच्छा है, तो हम बाकी 50% की बात भी क्यों करें? 50% तेलंगाना की जनता ये बात कह रही है कि केंद्र सरकार और केंद्र के जो मंत्री हैं वो बेहद अच्छा कार्य कर रहे हैं या उनसे वो संतुष्ट हैं। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि हम ऑल्टरनेट बन के इस राज्य में खड़े होंगे, सरकार हमारी ही बनेगी। आप बेशक आप देखिए 18% आप रेवंत रेड्डी कांग्रेस को कर सकते हैं, लेकिन वो एक चेहरा है। अगर आप कांग्रेस की बात पूछेंगे तो कांग्रेस के प्रति वो उनके मन में आज भी शालिनी जी किशन रेड्डी जो हैं, जो उसी राज्य से आते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, युवा मोर्चा से लेकर केंद्र सरकार के कामकाज तक उनकी लगातार सक्रियता रही है, उनके लिए केवल मतलब इकाई के आंकड़े के अंदर समर्थन?
लेकिन अब ये मैं मनोज जी से पूछना चाहूंगी, मैं मनोज जी को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। देखिए ऐसा है, हमारे और भी नेता हैं, आप अगर उनके बारे में पूछते, आपने परिवार के 3 लोगों के बारे में पूछा, हमारे बंडी संजय के बारे में पूछते तो आपको और प्रतिशत मिल जाते, आप इटाला जी के बारे में पूछते और प्रतिशत मिल जाते, ऐसे जोड़ तोड़ के हम भी 40-45 जी जवाब दीजिएगा जरा। शालिनी जी कह रही कि आपने एक ही परिवार के 3 लोगों का क्यों सवाल पूछा? देखिए, अब शालिनी जी ने तो इतना बड़ा ये सैंपल साइज ही बढ़ाने की उन्होंने सलाह दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी भी के लिए, मेरे के लिए संभव भी नहीं है। यदि मैं कहूं कि बीजेपी में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही क्यों हम क्वेश्चन बनाए, हम तो अमित शाह जी के ऊपर भी ले सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में कहें योगी आदित्यनाथ को ले, क्योंकि एक बड़ा चेहरा होता है और उस पर लोगों का विश्वास होता है, तो इसलिए उस नामों को जोड़ा जाता है। और सेकंड, जब भी पार्टी ये संतोष व्यक्त करती है कि आप पार्टी का लीड कीजिए, तो हम उसके प्रति जाते हैं कि ये पार्टी को लीड करने के लिए पार्टी ने आगे बढ़ाया इस व्यक्ति को, तो हम उसके ऊपर में अपना ओपिनियन ले। और ये 3 लोगों थे, और तीनों लोगों ने जो बीआरएस के साथ थे, के चंद्रशेखर राव, के टी रामाराव और के कविता, ये तीनों लोग थे जो कि बीआरएस को लीड कर रहे थे, चाहे सभा के थ्रू करें, चाहे सरकार के कार्यों के थ्रू करें, ये करें। तो ये कारण हुआ कि हम इन 3 लोगों को नाम को शामिल किए। उनके पास भी अभी 4 नाम और हैं जिनके ऊपर हम वोट ले सकते हैं। तो ओपिनियन पोल का कोई ये नहीं होता कि हम 50 लोगों का ले लें तो सही आएगा। ओपिनियन पोल में उन्हीं नामों को लिया जाता है जिसके ऊपर पार्टी के लोगों का विश्वास होता है और उनको लीडर के रूप में आगे बढ़ाते हैं। श्री दत्तन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी बहस है, इस पूरी बहस के अंदर अगर बात की जाए तो जो चेहरा निकल कर आ रहा है, क्या राज्य सरकार के अंदर भी मोदी बनाम केसीआर बनाने की कोशिश बीजेपी की है? क्या मोदी के चेहरे के ऊपर ये चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है? क्योंकि स्टेट लीडरशिप बीजेपी के लिए तेलंगाना के अंदर एक चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल, ये इसमें मैं आने वाले थे, पर ये जो है ना, वो एक शालिनी जी जो बोला है वो मोदी जी बहुत पॉपुलर है, वो सच है। एंटायर साउथ में आप देखेंगे, केरला में भी आप देखोगे तो मोदी जी पॉपुलर है, पर वहां पर मसला तो वोट का है ना, सीट नहीं आ रही। नहीं, पार्टी मशीनरी नहीं है उसको ट्रांसलेट करने के लिए। ये सेम सिचुएशन तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी आपने पिछले बार देखा है कितना लोग उमड़ के आ रहे थे, पर वो ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो यही सिचुएशन उनका स्कीम्स, आई एम श्योर ऑल द स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स है वो सब अच्छा सा इम्प्लीमेंट हो गया, ग्रास रूट लेवल पर तक इम्प्लीमेंट हो गया, पर फिर भी उसको ट्रांसलेट करने के लिए वो वहां पर पार्टी में हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ने वाले थे हमारे साथ में तेलंगाना से, उनका भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन श्री दत्तन जी, आप ये भी बताइएगा कि इस समय कांग्रेस एक प्रबल दावेदार के तौर पर जरूर मैदान के अंदर दिख रही है। जिस तरीके से रेवंत रेड्डी के नाम के ऊपर जितना हमने समर्थन के आंकड़े नजर आए, कांग्रेस के हक में क्या काम कर रहा है? एक तो है वो उनका जो कर्नाटका का रिजल्ट है वो उनको थोड़ा सा एक एज दिया है, और उनका जो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, दो टर्म केसीआर रहा है, वो शिव कुमार को सौंपा है उन्होंने। एग्जैक्टली। तो वो 2 एंटी इनकम्बेंसी और प्लस उनके साथ कुछ कास्ट फॉर्मुलेशंस है, वो दैट इज आल्सो हेल्पिंग कांग्रेस। बट ऑन द होल केसीआर को टक्कर देने के लिए वो मेरे ख्याल से एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आई वोंट से दैट इट इज एबल टू चैलेंज केसीआर। तेलंगाना में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर जनता क्या कहती है, जनता के मन में क्या है, अब आपको बता रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद की पसंद के लिए तेलंगाना का मन क्या कह रहा है। तो तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद की पसंद कौन है, ये जी न्यूज और मेट्राइज के ओपिनियन पोल के अंदर सामने आया, जिसमें अभी भी 36% वोट जो हैं वो लोगों का मत वो मौजूदा मुख्यमंत्री और बीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव के पक्ष में है। इसके अलावा बीआरएस की नेता और केटीआर के लिए 9% लोगों ने उन्हें अपना उम्मीदवार माना है और साथ ही उनके पक्ष में मत जताया है। साथ ही 5% लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर के कविता, जो कि केसीआर की बेटी हैं, उनका चेहरा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो अगले दावेदार इस परिवार के मुकाबले खड़े होते नजर आ रहे हैं वो हैं कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, 18% लोगों की पसंद है, और साथ ही बीजेपी के नेता
और तेलंगाना से आने वाले सांसद और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के पक्ष में भी 6% लोगों ने अपना मत जताया है। तो यह है आंकड़ों की तस्वीर और ओपिनियन पोल के अंदर, और आपको बताएंगे दरअसल वोट परसेंटेज में क्या कुछ तस्वीर निकल रही है तेलंगाना के इस सर्वे के अंदर, क्योंकि जी न्यूज और मेट्राइज ने बड़े मेटिकुलस तरीके से कुछ ही सेकंड के अंदर आपको बताएंगे कि दरअसल ये जो आंकड़ों का परसेंटेज है, वोट का परसेंटेज किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वोट परसेंटेज पे ये आंकड़ों का समीकरण बहुत हद तक तय करता है कि इसकी सरकार बनेगी, कौन विपक्ष में बैठेगा, क्या कुछ तस्वीर उभरेगी। ये सब कुछ तय होगा 30 नवंबर को होने वाले मतदान में। लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल के वो आंकड़े और वोट परसेंटेज का डेटा भी आ चुका है, और वोट परसेंटेज का डेटा आपको बता दें जी न्यूज और मेट्राइज के इस बड़े ओपिनियन पोल के अंदर जो तेलंगाना का मन की बात बता रहा है आपको कि किस तरीके से वहां वोट परसेंटेज का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये सबसे पहला आंकड़ा बीआरएस 43%, पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में 46% वोट मिले थे बीआरएस को और 88 सीटें उसे हासिल हुई थी 119 की विधानसभा में, और इसके अलावा 36% कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही 13% जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी के पाले में, और साथ ही एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उसके हक में 4% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, और अन्य के खाते के अंदर 4% वोट। तो यह है कुछ बड़े आंकड़ों की तस्वीर, और तमाम विशेषज्ञों का बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। मनोज जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, इस आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव के लिए ओपिनियन पोल के अंदर बीआरएस को नुकसान महज 3% का, लेकिन कांग्रेस का गेन इस समय बड़ा नजर आ रहा है 36%। पिछली बार शायद 18% उनका वोट परसेंटेज था। कैसे पढ़ते हैं इन आंकड़ों को? देखिए, पहले एक करेक्शन कर दूं कि जो बीआरएस था वो 47% पे था, पिछले बार 47.4% पे, और इस बार उसको जो मिल रहा है वो 43% मिल रहा है, 4% ये वोट प्रतिशत उसका गिरा है। कांग्रेस बढ़ा है, 28 से 36% गया है, 8% का गया है, और ये जो वोट आ रहे हैं ये बीआरएस के तरफ से भी आ रहे हैं और अदर्स के वोट में भी जो पिछली बार गए थे 14%, जो अभी हमारे जो आंकड़े में आ रहे हैं वो मात्र 4% आ रहे हैं। ये सारे आंकड़े जो है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा और एआईएम को फायदा पहुंचा रहा है। आंकड़े जो वोट परसेंटेज है, आपको बता दें, वोट परसेंटेज सीट का मतलब नहीं होता। वोट परसेंटेज वो होता है कि हमारी कौन सी सीटें पे कितने बड़ी मार्जिन के साथ जीत हो सकती है। पिछले बार बीआरएस को देखेंगे कि बीआरएस काफी सीटों पे बहुत बड़े मार्जिन के सीटों पे जीती थी, मार्जिन वोट उनका ज्यादा था, 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 के वोटों पे उनके जीती थी। इस बार उनके वोट परसेंटेज घटेंगे, जो इतने बड़े मार्जिन से वो जीते थे वो मार्जिन कम होगी। इसलिए कम होगी कि कांग्रेस बहुत जगहों पे उसने काफी हद तक उनको टक्कर दिया है। अच्छे कामों की बात बीआरएस कर रही है, लेकिन यहाँ वोट परसेंटेज फिलहाल गिरता हुआ नजर आ रहा है। श्रवण जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्रवण जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, ये जो आंकड़ों के अंदर गिरावट नजर आ रही है, आप कह रहे हैं काम बहुत बेहतर हुआ, मुख्यमंत्री के लिए लोगों की पसंद भी है, तो फिर ये वोट परसेंटेज का आंकड़ा आखिर क्यों गिर रहा है? क्या एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, आप मानते हैं? नहीं, ये तो दो टर्म हुकूमत में रहने के बाद में एंटी इनकम्बेंसी रहना तो इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। मगर आप ये देखना चाहिए कि आप जो केटीआर साहब को 9% दिया है और कविता जी को 6% दिया है, और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी को जो है सो 36% जो है सो मुख्यमंत्री बनने का जो मदद लोगों से मिली है, कुल मिलाकर के अगर देखें तो 51% जो है सो लोग आज। चलिए श्रवण जी, अब वक्त आ गया है, हम बड़ा आंकड़ा जो है वो जनता के सामने खुलासा उसका कर देते हैं, और कुछ ही सेकंड के अंदर हम आपको बताएंगे कि दरअसल सीटों का जो समीकरण है वो क्या उभर कर आ रहा है इस बड़े सर्वेक्षण के अंदर जो जी न्यूज और मेट्राइज ने किया। और कुछ ही सेकंड के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर सीटें किसकी कितनी आएंगी, क्योंकि हमने आपको बताया कामकाज कैसा चल रहा है, लोगों की पसंद क्या है और साथ ही वोट परसेंटेज क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर सीटें किसको कितनी मिलने जा रही हैं, और वो डेटा अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड के अंदर आप देख लीजिए। यह है बड़ा आंकड़ा जो कि जी न्यूज और मेट्राइज के तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए ओपिनियन पोल के अंदर निकलकर सामने आ रहा है, और इस आंकड़े के अंदर कुछ ये तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है। 70 से 76 सीटें 119 की विधानसभा सीट के अंदर 70 से 76 सीटों के साथ इस समय भी आगे नजर आ रही है बीआरएस, लेकिन कांग्रेस को 27 से 33 सीटें ये मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा बीजेपी के खाते में 5 से 8 सीटें और एआईएमआईएम
6 से 7 सीटें अदर्स के खाते में यानी अन्य के खाते के अंदर 1 सीट तक जा सकती है। तो यह है बड़ी तस्वीर जो कि तेलंगाना के विधानसभा चुनाव को लेकर इस बड़े ओपिनियन पोल के अंदर निकलकर सामने आ रही है। और इसके अंदर 70 से 76 सीटें 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर बीआरएस को 88 सीटें मिली थी और उसने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन इस ओपिनियन पोल के अंदर भी फिलहाल पलड़ा भारी नजर आ रहा है बीआरएस का, और बीआरएस 70 से 76 सीटें जीतती हुई इस समय नजर आ रही है। कम से कम जनता के मन की बात खंगालने में जो बात सामने आई वो ये बड़ी तस्वीर सामने रखती है। 70 से 76 सीटें बीआरएस की, यानी के चंद्रशेखर राव, उनकी पॉपुलैरिटी और उनके नाम पर और साथ साथ सरकार की योजनाओं के नाम पर बीआरएस जो है वो 70 से 76 सीटें हासिल करने की स्थिति में नजर आ रही है। कुछ ये तस्वीर उभर कर आ रही है, लेकिन एक बड़े चैलेंजर के तौर पर इस समय कांग्रेस भी नजर आ रही है। मैं एक बार फिर श्रवण जी आपका रुख करना चाहूंगा, ये जो आंकड़ों की तस्वीर है, क्या आपकी उम्मीद के अनुसार 70 से 76 सीटें, या आपको लगता है कि अभी भी ये सीटें और बढ़ सकती हैं? हमारी उम्मीद यह है कि हम 85 से लेकर के 88-90 सीट्स तक जाएंगे किसी हाल में। अभी हमारा प्रचार जो है सो पूरा जोरदार तरीके से, यानी पिछला रिकॉर्ड आप आगे सरपास करना चाह रहे हैं? बराबर सरपास करेंगे, पिछला रिकॉर्ड को सरपास करेंगे। कांग्रेस का क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस अभी तक उनका टिकट अनाउंसमेंट भी नहीं किया है। बीजेपी जो है सो बहुत सारे अपने अंदरूनी परेशानियों में है, लीडरशिप का क्राइसिस है उसके पास। ये सब लोगों के बीच में केसीआर साहब एक बड़ा चेहरा आज नजर आ रहा है। जैसा कि 10 साल में क्रेडिबिलिटी है, कंट्रीब्यूशन है, कमिटमेंट है, प्रूवन तेलंगाना डेवलपमेंट मॉडल है, और साथ ही साथ में एक भरोसा है तेलंगाना में। आज केसीआर साहब के ऊपर भरोसा है, जितना उन्हें 10 साल में जो डेवलपमेंट। शालिनी जी आपकी बात सुन के मुस्कुरा रही हैं। अगर कंटिन्यू करना है तो केसीआर साहब ही आना है। शालिनी जी आपकी बात सुन के मुस्कुरा रही है। शालिनी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? प्रणय जी मेरी बहन तो मुस्कुराना ही चाहिए। मैंने आंकड़े देखे, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि देखिए, आपने कांग्रेस वालों को बुलाया नहीं या फिर वो आए नहीं, क्योंकि बीआरएस और कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही है। तो इसीलिए जनता को पता है कि बीआरएस को वोट देना या कांग्रेस को वोट देना एक ही बात है। इसीलिए ऑल्टरनेट बनके देखिए, आजकल मैच जो है ये T20 का खेल है, और T20 में अभी तक हमने सचिन तेंदुलकर उतारा नहीं है। अभी आप देखिए आगे आगे होता है क्या। हमारे सचिन तेंदुलकर आने दीजिए 2-3 बार, उसके बाद आपके आंकड़े भी बदलेंगे और जनता के भी आंकड़े बदलेंगे। तो आप बता दीजिए सचिन तेंदुलकर कौन होने जा रहा है? आप आज तो वर्ल्ड कप का दिन भी है, अब वर्ल्ड कप चल रहा है। सचिन तेंदुलकर बदलते कहाँ हैं? हमारे सचिन तेंदुलकर फिक्स हैं। हमारे सचिन तेंदुलकर मोदी जी हैं, वो आएंगे और वो जिनका निर्णय करेंगे। हमारे पास बहुत ही प्रिय नेता है। आपके श्रवण जी ने कह दिया कि भाई हमारे पास लीडरशिप क्राइसिस है, इसका अर्थ ये नहीं है हम बहुत बड़ी पार्टी है, हम नेशनल पार्टी है, इनकी तरह रीजनल पार्टी नहीं है। हमारे पास सिर्फ केवल मात्र परिवार नहीं है, हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं। मैंने 4-5 लोगों का नाम आपको बताया था, और वैसे ही 6% आप देख सकते हैं कि हमारे अध्यक्ष की भी पसंदीगी है लोगों में। तो हमारे सचिन तेंदुलकर तय करेंगे कि यहाँ का सेहरा किसके ऊपर बंधेगा, उससे पहले जीत हमारी होगी। श्री दत्तन जी, ये तो हुई पक्ष विपक्ष की बात, लेकिन मैं आपसे निष्पक्ष के तौर पर अगर पूछूं तो ये आंकड़ों का समीकरण क्या बताता है? बीआरएस फिलहाल अपनी सत्ता बचाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस एक बड़े चैलेंजर के तौर पर यहां पर उभरती हुई नजर आ रही है। पिछली बार विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को केवल 1 सीट मिली थी। ठीक है, 7 से 8 सीटें अगर बीजेपी को मिलती नजर आ रही तो बीजेपी के लिए इंप्रूवमेंट है, लेकिन सरकार से तो बहुत दूर है बीजेपी फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात तो समझना चाहिए कि कांग्रेस का एक गढ़ था एक बार तेलंगाना, उसको तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन के बाद उनका स्थिति बहुत खराब हो गया था। बट अभी कांग्रेस इज ट्राइंग टू रिवाइव एंड इट हैज सम एडवांटेजेस आल्सो इन टर्म्स ऑफ कोइलेशन। बहुत सारा अलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस आ गया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एडवांटेजेस है। बट अभी भी आई विल गो विथ ऑल्दो बीजेपी का आप देखिए, वो मोदी जी अभी सबसे पॉपुलर लीडर है नेशनल लेवल पे भी। उनका वहाँ पर मीटिंग्स में बहुत सारे लोग आते हैं, और इवन अमंग विमेन ऑल्सो ही इज वेरी पॉपुलर। बट द पार्टी इज नॉट इन ए पोजिशन टू कैप्चर इट, कैपिटलाइज ऑन इट। सो दैट इज बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी को कितना कैपिटलाइज बीजेपी कर रही है, ये जो आप कह रहे हैं। लेकिन श्रवण जी,
ये जो आरोप लग रहे हैं आपसे, कुछ देर पहले जो है जिस तरीके से शालिनी जी ने तंज किया, उन्होंने कहा कि आप बोल रहे हैं मतलब कांग्रेस बोल रहे हैं, ये यहां पर तेलंगाना के अंदर इस रियासत के बिसात के ऊपर आखिर हो क्या रहा है? हर पार्टी जो है वो दो दूसरी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनको मिला के एक कॉम्बिनेशन बना देती है। नहीं, पहला मुद्दा मैं शालिनी जी को और खास तौर से जी न्यूज का जितने भी सम्मानीय लोग देख रहे हैं उनको बोलना चाहता हूं, तेलंगाना में मोदी जी का मैजिक का काम नहीं चलेगा। अगर चलता होता तो उन लोग 2018 में एक सीट के सीमित बैठने की जरूरत नहीं होता था। बहुत कष्ट से जो है सो 2 सीट बाई इलेक्शंस में जीते हैं हम लोग। बीजेपी को यहां पर जगह नहीं है और कांग्रेस आप जो बताए 27-33 सीट्स बोल के जो बताया, मेरे ख्याल में उससे बहुत कम सीट्स मिलेंगे उनको, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इल्जाम उनके ऊपर है, उनके सीटा बेच लिए बोल के, उनका क्रेडिबिलिटी ऑफ द लीडरशिप ठीक नहीं है, अंदरूनी में लड़ाइयां हैं, अब उन लोगों का सीटा ही नहीं है, मुख्यमंत्रियों का लड़ाई स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे नेताओं को तेलंगाना के आवाम चुनने के लिए तैयार नहीं है। केसीआर साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना बोल के ये लोगों की उम्मीद है, लोगों की इच्छा है, उस इच्छा के साथ जो है सो तीसरी बार केसीआर साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। और मेरी शालिनी बहन हंसना चाहिए ऐसी, केसीआर साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में ऐसी हंसते हुए जो है सो उनको कंग्रेचुलेट करना बोल के मेरी ये मानना है। और थैंक यू सो मच, आपने इतने कष्ट करके ये जो ओपिनियन पोल बताया है, ये इससे हमारे को भी थोड़ा हमारी जोश बढ़ गया है अभी और हम किसी हाल में 90 सीट्स तक जाने के लिए हमारी लड़ाई रहेगी। केसीआर साहब ने पूरी तरीके से अभी कैंपेन में जुड़ गए हैं, हर गांव हर गली में बीआरएस के कैंडिडेट्स घूम रहे हैं और हिंदुस्तान में तेलंगाना के डेवलपमेंट मॉडल को ले जाने के लिए यहाँ की श्रवण जी एक छोटी सी टिप्पणी शालिनी जी की भी ले लें, वो हाथ खड़ा कर रही हैं अपना। शालिनी जी जल्दी से, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। प्रणय जी, इनका नाम श्रवण कुमार है, तो श्रवण तो माता पिता की बात सुनते ही हैं और इनका तो परिवार ही सब कुछ है, तो इसलिए इनकी बात की बिल्कुल मैं वो नहीं करती हूँ। जहां तक तेलंगाना की जनता की बात है, देखिए ये जनता को भी आवाम कहते हैं, इसलिए अब जनता त्रस्त है कि आवाम नहीं उसको जनता सुनना है, जय श्री राम का नारा लगाना है। इसलिए बहुत जल्द आप देखेंगे जैसे ही लास्ट के 10 दिन आएंगे आपके आंकड़े भी बदलेंगे और श्रवण जी के तेवर भी। बिल्कुल श्वेता जी, ये तो खैर जनता बताएगी, लेकिन मनोज जी मैं आखिरी टिप्पणी आपकी चाहूंगा इस पूरे मामले के ऊपर। जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों के ऊपर आपको फिलहाल तेलंगाना का चुनाव इस समय जनता के मन में नजर आ रहा है? क्योंकि आप गए होंगे तो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा जो आपके सर्वेयर्स थे उन्होंने भी की होगी। देखिए, जो वहाँ पे सबसे विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होती है और सरकार के उन सारी पॉलिसियों का जिस पे सरकार ने काम नहीं किया है उसको अच्छे तरीके से उजागर करना चाहिए था, करप्शन के ऊपर बोलना चाहिए था और लोगों पे दिखना चाहिए था कि हाँ, हम इन सरकार के कामकाज को लेकर कितना एग्रेसिव है और उनके गलत कार्यों को किस तरीके से उठा रहे हैं। शायद पिछली जो बीजेपी अध्यक्ष थे काफी हद तक उन्होंने किया था। प्रधानमंत्री ने उनके कार्यक्रम में एक कार्यक्रम जो विज्ञान भवन में हुआ था, उनके सभा को लेकर, उनके कार्यशैली को लेकर तारीफ किया था। बाद में क्यों परिवर्तन किया गया, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने काफी हद तक बीजेपी के लिए ग्राउंड तो बनाया ही था और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उससे परेशान भी थे। लेकिन पिछले 4 सालों से मैं कहीं से कांग्रेस को बीआरएस के विरुद्ध लड़ते हुए फील्ड में नहीं देखा हूं। आज चाहिए जो लोग कहें एक पद यात्रा छोड़ लिया जाए राहुल गांधी का, इसके सिवा कोई ऐसा उनका वहां पे बड़ा रोल नहीं देखने को मिला। तो पब्लिक के बीच में जब आप किसी मुद्दे को लेकर नहीं जाएंगे तो पब्लिक का सपोर्ट उसी हिसाब से मिलता है। चलिए, तो पब्लिक का सपोर्ट किसे मिलेगा ये तो 30 नवंबर को होने वाला मतदान और 3 दिसंबर को आने वाले फैसले तय करेंगे, उसकी बड़ी तस्वीर आपके सामने आएगी। लेकिन आज हमने आपके सामने तस्वीर रखी कि आखिर तेलंगाना के मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव होने जा रहा है, और उसका बड़ा आंकड़ा भी हमने आपके सामने दिखाया। तमाम खास मेहमानों का हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप लगातार बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।